हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र बगड़िया, टीम बॉटनी सीएलसी सिक्कर। मिड टेस्ट सीरीज 9 का सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 91 से। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार को जैव विविधता कहा जाता है। ज्ञात और वर्णित प्रजातियों की संख्या अभी तक अकॉर्डिंग एनसीईआरटी डाटा जो है वो 17 से 18 लाख, या अगर अपन कहें 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विषम बीजाणुकता। देखो, हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस, जिसमें एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं वो होमोस्पोरस कंडीशन है, और जिसमें दो टाइप के माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं उसमें दो कंडीशंस हो गई। तो विषम बीजाणुकता जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि कुछ सदस्यों में, तो कुछ सदस्यों की बात करें तो जैसे सिलेजिनेला और साल्विनिया, जिसके अंदर बीज स्वभाव या सीड हैबिटेट पाया जाता है उसके अंदर मिलेगा। और सभी की बात करें तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा के लिए गलत कथन। देखो, इनमें से ब्रायोफाइटा के लिए कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट है? ये प्राय पहाड़ियों पर नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर बोलते हैं क्योंकि जल में पाए जा रहे, है ना, जल से निकल करके जो है वो आपके स्थल पर आ गए, लेकिन अभी भी निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता है। पादप भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भरता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें ये प्राय नम आर्द्र छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। बंजर नग्न चट्टानों पर पादु अनुक्रमण में सहायक होते हैं। इनमें वास्तविक मूल के स्थान पर मूल सम, पत्ती सम और तने सम पाई जाती है। तो गलत पूछा है इसके अंदर। तो वैसे अगर अपन देखें तो सारे स्टेटमेंट सही है जो ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग, उसका मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नन ऑफ दीज, तो फोर्थ आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रियोन प्रोटीन संक्रामक कारक है। बिल्कुल सही बात है, जिससे जो मेड काउ डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु अधिकांशतः कवकों को पोषक माध्यम पर उगाया जा सकता है ताकि वृद्धि कर ये कॉलोनी का क्या कर सके, निर्माण कर सके। तो बिल्कुल 94 की अगर अपन बात करें तो दोनों सही है। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर, पेट्री डिस्क के अंदर जो है वो जीवाणु के साथ साथ जो है वो आपके कवकों की भी, फंगस की भी कॉलोनी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है लीवरवर्ट का पादप सुकाय थैलस या पर्निल होता है। बिल्कुल सही है। लीवरवर्ट का बीजाणुद्वित मॉस की तुलना में कम विकसित होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है ना। तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि दोनों कथन सही है इसके लिए, इसमें अगर अपन कहें तो फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। लीवरवर्ट इज थैलोइड और लीफी स्टेज होता है। बिल्कुल, देखो थैलोइड स्ट्रक्चर मोस्टली लीफी स्ट्रक्चर नहीं है, बट कई केस में जैसे पोरेला एक एग्जांपल की बात करें तो उनके अंदर इस तरीके से लीफी अपेंडेजेस दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, जीवों के किस समूह में कोश का भित्ति दो पतले अतिव्यापित कवच बनाती है जो एक साबुन के डिब्बे की तरह एक साथ फिट दिखाई देती है? तो ये बात हो रही है सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की, और ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्राइसोफाइटा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्राइसोफाइटा के अंदर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ कथन दे रखे हैं। टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप काय बीजाणुद्भित होता है जो पाद, सीटा और संपुटक में विभेदित होता है। बिल्कुल सही बात है। मॉस में बीजाणुद्भित लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मॉस में बीजाणुद्भित, ठीक है, याद रखना, बीजाणुद्भित की अगर अपन बात करें लीवरवर्ट की अपेक्षा बिल्कुल अधिक विकसित होता है। सही है। उपरोक्त कथनों में से अगर अपन देखें तो कौन से कथन जो है वो आपके सही है, कौन से कथन गलत है? तो टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप बीजाणुद्भित है, और ये जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि फूड, सीटा और कैप्सूल तो ब्रायोफाइटा के मोसेस के अंदर होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स एक ऐसे जगत से संबंधित है जिसके सदस्यों की संरचना सरल और व्यवहार जटिल होता है। बिल्कुल एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट दे रखा है, और ये जाता है किसके रिगार्डिंग में? मोनेरा जगत के रिगार्डिंग में। मोनेरा के अंदर अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो अमीबा देखो प्रोटिस्टा में आता है, साइकस जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, बेसिलस मोनेरा जगत के अंदर आता है।
इसलिए आंसर। और राइजोपस जो है वो फंगस के अंदर आता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, लिनियस द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण की जगत प्रणाली को निर्दिष्ट किया गया है, कवकों को रखा गया था। तो जो लिनियस का जो वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण में सेल वॉल को आधार माना गया था। जिसमें सेल वॉल पाई जाती है वो पादप जगत में रखे गए थे, और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती उनको एनिमल जगत के अंदर या जंतु जगत के अंदर रखा गया था। तो यहाँ पर बात हो गई किसकी, जिसमें सेल वॉल पाई जा रही है। और सेल वॉल आपको पता ही है, कवक से संबंधित अगर अपन देखें तो प्लांटी या पादप जगत, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, एक जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र सामान्यतः होता है। तो जीवाणु में आप जानते हो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है ना। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, डीएस सर्कुलर डीएनए मिलेगा। तो अगर अपन बात करें सर्कुलर विथ डबल स्ट्रैंड, दोहरे रज्जु की डीएनए के साथ वर्ताकार, एकल होगा नहीं किसी भी केस में, दोहरे रज्जु की डीएनए रेखीय होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लीनियस की दो जगत प्रणाली वर्गीकरण प्रणाली में अंतर नहीं किया जा सकता। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में नहीं किया जा सकता, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में नहीं किया जा सकता, प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषण जीवों में भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी तीनों ही रहेंगे, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुने, है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हेलोफिल्स कैन टॉलरेट एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। आर्की बैक्टीरिया जो है उसके अंदर तीन ग्रुप होते हैं, मेथेनोजेंस होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, और आपके जो हेलोफिल्स होते हैं जो अत्यधिक लवणीय अवस्था में पाए जाते हैं। सही है। माइकोप्लाज्मा कोश का भित्ति रहित जीव है, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर कोश का भित्ति नहीं पाई जाती। रसायन स्वयंपोषी जीवाणु को प्रकाश संश्लेषक वर्णक की आवश्यकता होती है। देखो ये ऐसे जीवाणु हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये जब कोई भी केमिकल रिएक्शन चलती है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी का उपयोग जो है वो फूड फॉर्मेशन में करते हैं। तो ये गलत हो गए, इसके अंदर है प्रकाश संश्लेषण, है ना। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं, जो दूसरों पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो मृतोपजीवी रूप में हो चाहे वो आपके परजीवी रूप में हो। ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा थर्ड ऑप्शन। समुद्र में लाल ज्वार के कारण होता है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी में एक दे रखा है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स किस में आता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रोटिस्टा के अंदर आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी एक कोश के यूकैरियोटिक चाहे उनका पोषण का तरीका कुछ भी हो, ठीक है ना। विटेकर की प्रणाली प्रोटिस्टा जगत के शामिल किए गए पोषण में कौन सा प्रोटिस्टियन सदस्यों में नहीं आता। देखो प्रोटिस्टा के अंदर लगभग सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगर अपन बात करें, प्रकाश स्वयंपोषी होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ एग्जाम्पल अगर अपन रिपीट करिए, क्राइसोफाइट्स है, ठीक है। इसके अलावा रसायन स्वयंपोषी नहीं होते, ठीक है। मृतोपजीवी भी होते हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड्स है, औपंग कवक है। बक्षपोषी भी होते हैं, या फिर फैगोट्रोपिक नेचर के भी होते हैं, जैसे अमीबा है ना। शूडोपोडिया आवासीय कूटपाद का क्या करता है, निर्माण करता है। तो सेकंड ऑप्शन जाएगा इसका, जिसमें कीमोऑटोट्रोप्स नहीं होते। कीमोऑटोट्रोप्स जो है वो कौन से होते हैं, आपके जीवाणु होते हैं, न कि प्रोटिस्टा के सदस्य। नेक्स्ट है, सिलिका कवच वाले प्रोटोजोआ। देखो एक एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है कि जैसे अमीबा जो है ना, वो अमीबा जो अगर मेराइन है ना, समुद्री जल में पाया जा रहा है, तो उसमें सिलिका का एक कवच पाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर। लीनियस वर्गीकरण प्रणाली में पहले किस मापदंड के अनुसार कवक को पादप जगत में रखा गया था, है ना। लीनियस की अगर अपन बात करें तो अभी जस्ट आपको बताया है कि जो सेल वॉल है वो सेल वॉल आधार माना गया था, कोश का भित्ति जो है वो आधार माना गया था, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वर्गीकरण में सही क्रम कौन सा है। देखो टेक्सोनोमिकल जो सीक्वेंस है उसके अंदर अगर अपन बात करें, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फिर उसके बाद में क्लास, फिर उसके बाद में ऑर्डर, फिर उसके बाद में फैमिली, फिर उसके बाद में जीनस, फिर उसके बाद में स्पीसीज। तो आप दोनों सीक्वेंस से याद कर सकते हो, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। अब वो सीक्वेंस अपने से क्या पूछा गया है, देखो इसमें जो पूछा गया है वो टेक्सोनोमिकल जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो पूछा गया है। तो इसके अंदर देखो क्लास है, क्लास के बाद में क्या आ रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मतलब ये कौन सा क्रम हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया।
अगर अपन इधर से इधर जाएं तो घटता हुआ क्रम हो गया, क्योंकि सबसे छोटी इकाई स्पीसीज है, सबसे बड़ी इकाई किंगडम है। और चेक कर लो चाहे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, तो ये इधर होना चाहिए इसलिए गलत हो गया। ऑर्डर, फैमिली, ये सीक्वेंस गलत हो गया। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड का मैच करना आपको, क्लेमाइडोमोनास, साइकस, सिलेजिनेला, स्फेगनम। तो अब आप ये देखो क्लेमाइडोमोनास जो है, अब इसमें से पहले आप ये देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहां पर एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, देखो यहां पे अगर अपन बात करें तो जैसे इसको देखो, आप देखो बी के अनुसार चलते हैं साइकस, तो साइकस से आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, ये लो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आई बात समझे? तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो दिखने में काफी अपने को टिपिकल लगते हैं लैंग्वेज वाइज, वैसे होते नहीं है। देखो आपके सामने ऐसे ऑप्शन आता है इसके अंदर, तो इसमें से आपको एक है जो अलग बिल्कुल है उसको सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, जिससे टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो ये जो डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है किसका, कारा का। ठीक है, अब कारा जो है वो क्लोरोफाइसी से संबंधित है। ठीक है, कारा जो है उसके अंदर स्टार्च का संचय होता है, बिल्कुल है। ये मोनोशियस होता है, मोनोशियस का मतलब जिसमें नर तथा मादा संरचना, क्योंकि नर संरचना क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, और मादा संरचना क्या बोलते हैं, न्यूक्यूल, जो दोनों एक ही काय में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा फूड स्टोर इनफॉर्म लेमिनेरिन, ये फियोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए तो होता है लेकिन सी नहीं होता, सी किस में होता है, फियोफाइसी में, फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 मैच कर रहे हैं, ए, बी और सी, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ एल्गी पोजेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। अभी जस्ट आपको बताया फ्यूकोजेंथिन किस में होता है, फियोफाइसी में, और फाइकोएरिथ्रिन किस में होता है, रोडोफाइसी में। ये लो फोर्थ ऑप्शन आ गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना है भाई, टेरिडोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा। देखो ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। साइलोप्सिडा के अंदर साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा के अंदर सिलेजिनेला आता है ना, ये सारे आपको याद। अब इसमें भी देखो आप याद है तो आसान होगा अटेम्प्ट करना, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कुछ अलग यूनिक जो आपको दिखाई दे रहा है, चलो यूनिक नहीं दिखाई दे रहा है तो अपन थोड़ा इजी कर लेते। लाइकोप्सिडा, इसके अंदर जो है वो आपकी क्या आता है, सिलेजिनेला, क्या आता है, सिलेजिनेला, तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब इसके अलावा फोर्थ इसमें जैसे, ठीक है, एक ही दे रखा है, ये लो मैच कर गया ना यहाँ पर, तो 1-1 का अगर अपन बात करें, ये लो एक ही मैच कर रहा है, ये लो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है, अधिकांशतः शैवाल वंश द्विगुणित जीवन चक्र दर्शाते हैं। गलत है ना। अधिकांशतः हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दर्शाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइटा डू नॉट शो हैप्लो, ये भी गलत है। ऑल टेरिडोफाइटा एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये सही हो गया। सीड बियरिंग प्लांट फॉलो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गलत है। जिसके पास बीज पाया जाता है उसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, एग्जांपल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मनोज शर्मा, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर से। नेक्स्ट पार्ट अपन सेकंड स्टार्ट करने जाते हैं, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या जिनको अपन कह देते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। बहुत अच्छा पेपर, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ पेपर। आपका पेपर आई थिंक बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है। फिर भी कोई छोटे मोटे आपके डाउट्स हैं तो चलो उनको क्लियर करते हैं अपन। तो सबसे पहला है आपके, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज जनरली, आवर्त बीजी का मादा युग्मकोद्भिद सामान्यतया होता है। तो यहां बेटा C1 तो क्या होती है, सेल होती हैं। ठीक है, C1 सेल कौन कौन सी, 3 तो एंटीपोडल है ना। इसके अलावा आपके क्या है, एक आपके क्या है, सेंट्रल सेल है, और 3 सेल आपके किसमें है, एग एपरेटस में। ठीक है, एक तो एग और 2 आपके क्या हो जाएंगी, सिनर्जेट। ठीक है, 2 और ये 1, तो आपके 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो 7 सेल। और इनके आपके क्या है, यहाँ सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2, 3 और 2 5 और 3 8, यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट आपके क्या रहेगी, कंडीशन। ठीक है, तो यहां आपके जाएगा कौन सा, थर्ड। तो आंसर जो हो जाएगा वो है आपके कौन सा, थर्ड। ठीक है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। फिर है आपके, फिग इज पॉलिनेटेड बाय
अंजीर का परागण किसके द्वारा होता है? आपको पता ही है, फिग और वेस्प। तो वेस्प आपके क्या होती है? इंसेक्ट। ठीक है, कौन करता है? वेस्प। और वेस्प यानी कि आपके क्या है? इंसेक्ट। इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि आपके होता है क्या? एंटोमोफिली। क्या होगा बेटा? एंटोमोफिली। ठीक है, नेक्स्ट फिर अपन बात करें तो प्रोजीनी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति शो हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एंड इट्स इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट। भाई आपके क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो मेल अलग है और फीमेल अलग है, इन दोनों के, ये एक्स प्लांट से है तो ये वाई प्लांट से है, तो इन दोनों की आपके क्या है? दोनों की आपके क्या है? अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो दोनों की जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक सिंगल आपके काय में आ जाएंगे, स्पीसीज में आ जाएंगे। तो यहां आपके हाई डिग्री वेरिएबिलिटी आएंगे जो कि इवोल्यूशनरी आपके क्या है? जरूरी है। स्टेराइल ऐसा कुछ नहीं है, हैज रिसेसिव कैरेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं है, एज होमोजाइगस विद फिनोटिपिक यूनिफॉर्मली ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो यहां आपके कौन सा हो जाएगा? सो हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी एंड एज इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर अपन बात करें एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एनिसेक फलनी फल का एक उदाहरण है। एनिसेक फलनी क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है वो आपके डेवलपमेंट होना का फ्रूट का। और ये फ्रूट बेटा कैसे होते हैं? सीडलेस। कैसे फ्रूट होते हैं ये? सीडलेस। तो यहां आंसर जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का जिसमें सीड नहीं है वो कौन सा होगा? बनाना। तो आपके आंसर आ जाएगा कौन सा? थर्ड। फिर आपके होगा रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग प्लांट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द टेट्राड इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड आपके क्या है? टेट्राड में जो आपके क्या है? काय से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपके क्या हो जाता है? मियोसिस। मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो वॉल से आपके क्या रहते हैं? सराउंड रहते हैं, और ये आपके कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो ये सही है। द स्टिग्मा सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, बिल्कुल सही बात है। Pollen grains are generally spherical, measure about 100 to 200 micrometers in diameter। नहीं, इतना बड़ा pollen grain नहीं होता। Exine of pollen grains has prominent aperture called germ pore where sporopollenin is absent। तो ये आपके क्या है? सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? A, B और D, यानी कि कितने सही है? 3, यानी कि कितने ठीक है? 3। फिर अपन बात करें तो आपके कह रहा है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, यानी कि आपके क्या है? असुमेलित का आपके क्या कीजिए? मिलान कीजिए। माइक्रोस्पोरेंजियम कौन होता है? पॉलन सैक। ठीक है। मेगास्पोरेंजियम आपके कौन है? ओव्यूल। ठीक है। पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट थोड़ी होता है, मेल गैमेट होता है बेटा। कौन सा गैमेट है? मेल। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। एम्ब्रियो सैक आपके क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा बेटा? 3। ठीक है। फिर आप कहोगे क्या? लिक्विड एंडोस्पर्म इज कोकोनट इज रिजल्टेड ड्यू टू, नारियल में तरण भ्रूणपोष किसके परिणाम के कारण होता है? क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस को आपके फॉलो नहीं कर रहा है कौन? साइटोकाइनेसिस। तो फेलियर ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इससे आपके सेलुलर बन जाता। फेलियर ऑफ कैरियोकाइनेसिस ना, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय ए सिंगल साइटोकाइनेसिस ना, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी कि आपके क्या होता है? देखो यहां ये होता है, इनमें आपके क्या है? डिवीजन होता जाता है। इसमें आपके क्या है? साइटोकाइनिन आपके साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो यहां जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वो फ्रीली आपके क्या रहते हैं? पड़े रहते हैं। तो ये आपके क्या है? फ्री न्यूक्लियर आपके डिवीजन के कारण बनते हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं कर रहा है कौन? साइटोकाइनेसिस। तो यहां आंसर बेटू हो जाएगा कौन सा? 4। फिर आप कहोगे स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, जिनको अपन क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। बिल्कुल सही है। फिर है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन
इनब्रीडिंग डिप्रेशन, निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन क्या होता है, अवसादन होता है, बिल्कुल सही है। कुछ आपके क्या है, आपके इनब्रीडिंग डिप्रेशन से कुछ जीन आपके क्या हो जाते हैं, दबे रह जाते हैं और आपके नए कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोजीनी में नहीं आ पाते। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा, पहला। तो आंसर जाएगा आपके कौन सा, पहला। फिर आप कहोगे पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किसके लिए होती हैं, सप्लीमेंट ऑफ फूड। ये फूड की क्या होती हैं, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं, इनविट्रो नहीं, ब्रीडिंग नहीं, ये आपके क्या हैं, सप्लीमेंट्स ऑफ फूड। कौन सा आंसर आ जाएगा, 4। फिर आप कहोगे पॉलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज, क्योंकि इन पे आपके क्या है, एग्जाइन जो है उस पे आपके क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। इनकी एग्जाइन जो है इस पे आपके कौन होता है, स्पोरोपोलेनिन। इसके कारण ये आपके क्या रहती हैं, प्रिजर्व्ड, है ना। तो यहां आप क्या कहोगे, दे आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये स्पोरोपोलेनिन से क्या होते हैं, मेडअप होते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपके 3rd। फिर है मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आज फॉर्म्ड बाय, ठीक है। मेल गैमेट जो बनता है वो आपके कैसे बनता है, मेल गैमेट। तो यहां आपके क्या होगा, बताओ। एक तो आपके क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन इन वेजिटेटिव सेल नहीं, मियोटिक डिवीजन इन पॉलन मदर सेल, ठीक है। मियोटिक डिवीजन इन वेजिटेटिव सेल, इसके अलावा माइटोटिक डिवीजन इन जनरेटिव सेल। तो आवर्त बीजी में जो नर युग्मक बनेंगे वो जनरेटिव सेल में आपके क्या होगा, जनरेटिव सेल जो है इसमें क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनते हैं, 2 मेल गैमेट। क्या बनते हैं, 2 मेल गैमेट, ठीक है। आंसर चला जाएगा कौन सा, 4th। फिर आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलेनिन इज फॉल्स। एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। एग्जाइन हैज एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट, नहीं। स्पोरोपोलेनिन यहां क्या रहेगा, एब्सेंट। क्या रहेगा, एब्सेंट। स्पोरोपोलेनिन विथ स्ट्रेंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी क्या है, ठीक है। तो रॉन्ग आपके हो गया कौन सा, 3rd। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज गिवन बिलो, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा और एसियोड सीड सेट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स इन बोथ परफेक्टली। कॉमन पेंसी और सनफ्लावर के लिए सही नहीं होगा, वायोला एंड रोज नहीं होगा, मारीगोल्ड एंड कॉमेलाइना नहीं, ऑक्जेलिस और कॉमन पेंसी के लिए आपके क्या हैं, दोनों कैरेक्टर क्या बैठते हैं बेटा, फिट बैठते हैं। फिर है द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। कौन होती है, टैपिटम। एंडोथीसियम नहीं होती, कौन होती है, टैपिटम, जो आपके क्या है, पॉलीप्लॉइड है, मिडिल लेयर सबसे अंदर नहीं होती। टैपिटम विच प्लेज ए वाइटल रोल, नहीं, टैपिटम का वाइटल रोल नहीं है एंथर के डेहिसेंस में। तो टैपिटम जो आपकी कैसी है, पॉलीप्लॉइडी शो कर सकती है। फिर है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। pollen grains are seed in 2 cell stage in more than 40% प्लांट, नहीं 60 में होता है। pollen grains are shed in 3 celled stage in more than 60% प्लांट, नहीं 40% में होता है। जनरेटिव सेल डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म मेल गैमेट्स, ठीक है। तो आपके क्या है, मियोटिक नहीं होता, कैसा होता है, माइटोटिक। तो यहां इंटाइन ऑफ pollen grain इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। यहां आपके क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो कोई सा भी आपके करेक्ट नहीं होगा, नन ऑफ दी जाएगा। तो ये आपके क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, ठीक है। हाँ बेटा, द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक ऑफ टिपिकल डायोकैट पॉलीगोनम और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक इज, ठीक है। तो ये कैसा होगा बताओ, 7 सेल्ड और आपके कैसा होगा, 8 न्यूक्लिएट। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, कैसा होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन ओव्यूल इज, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, इनरमोस्ट से। पहले एग आएगा,
फिर आपके एम्ब्रियो सैक हैं, फिर न्यूसिलस, फिर आपके क्या हैं, इंटेगुमेंट। ठीक है, तो एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसिलस और इंटेगुमेंट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फिर आपके हो जाएगा द 3 माइटोटिक डिविजन्स विच अकर इन द मेगास्पोर। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, आर फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म, नहीं, आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, इंक्लूड वॉल फॉर्मेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड माइटोसिस, नहीं, नेवर इंक्लूड्स वॉल फॉर्मेशन। तो ये आपके पहले तो क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं, और फिर आपके क्या है, इमीडिएटली आपके सेल वॉल फॉर्मेशन से फॉलो नहीं होते हैं। तो कौन सा आ जाएगा, सेकेंड। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखिए, पोलन ट्यूब एंटर्स इन एम्ब्रियो सैक। देखो ध्यान रखना, किसकी कह रहा है, अगर ये ओव्यूल की कहता है तो माइक्रोपाइल से भी जा सकता है, चैलेजा से भी जा सकता है, और इंटेगुमेंट से भी जा सकता है, लेकिन काय की कह रहा है ये, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में किससे जाएगा, सिनर्जिड से। किससे जाएगा बेटा, सिनर्जिड से। एंडोस्पर्म अर्लियर इज अर्लियर एंड देन डेवलप्स इनटू, भाई एंडोस्पर्म आपके कैसा होता है, पहले न्यूक्लियर होता है, ये आपके क्या है, न्यूक्लियर है, और फिर डेवलप हो जाएगा क्या में, सेलुलर में। ठीक है, तो आपके क्या होता है, न्यूक्लियर जो डेवलप हो जाएगा क्या में, सेलुलर में। 2। फिर है फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, रिकॉग्नाइज द सुटेबल ना, स्टिमुलेट ना। तो गाइड करती है आपके काय की, पोलन ट्यूब की एंट्री को, काय में, बोलो, काय में गाइड करती है ये, एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री को क्या करेगी, गाइड करेगी। फिर है द फीमेल पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दैट, मादा जनक पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। भाई आपके क्या है, फीमेल में अगर आपके क्या है, आपकी मेल है ही नहीं, इसको क्या इमैस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे, डू नॉट रिक्वायर्स इमैस्कुलेशन, रिक्वायर्स इमैस्कुलेशन, आर बैगिंग ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। ठीक है, बैगिंग तो आपके करनी पड़ेगी ताकि इसकी पॉलिनेशन कोई और ना हो जाए। तो आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। The purpose of bagging and emasculation flower in artificial hybridization program is to prevent intrafloral pollination, सही है, to prevent self pollination from the pollen of the same flower, the prevent contamination of its stigma with unwanted pollen। फिर आपके क्या है, for rebagging, कृत्रिम संकरण में विपुंसित पुष्पों को बैगिंग में रखने का, विपुंसित करवा दिया यानी कि आपने इमैस्कुलेटेड है, तो आप क्या कहोगे, टू प्रिवेंट आपके कॉन्टामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना आ जाएं, उससे अपन इसको क्या करते हैं, बचाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए डायग्राम के अंदर देखो, डायग्राम किसका है, गोल्जी एपरेटस का। ठीक है, गोल्जी बॉडी का है, और इसमें क्या पूछा गया है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। तो अब देखो, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे बनते हैं, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है स्पष्ट रूप से। इसके अंदर जो गोल्जी बॉडी के अंदर बनता है, ईआर के अंदर नहीं बनता है। गोल्जी बॉडी आंसर आ जाएगा, डायग्राम में से गोल्जी बॉडी का हो गया। ठीक है, इसके अंदर सिस्टनी, ये एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 137 नंबर, देखो, सेल एनुलर प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट टाइटली बाउंड 3 लेयर, बिल्कुल सही है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन सेल वॉल, बिल्कुल है। एक सीक्वेंस की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की ओर, उससे अंदर की ओर सेल वॉल, उससे अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका आवरण में कसकर बंधी हुई 3 परत वाली संरचना है, यानी सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके बाद प्लाज्मा झिल्ली और फिर कोशिका भित्ति है। तो ये इसमें देखो गलत हो गया स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन, सीक्वेंस तो ये होता है ना, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इसलिए गलत माना जाएगा फिर। ठीक है, मीजोसोम इज ए स्फेरिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये सही है, प्लाज्मा झिल्ली की कोशिका के विस्तार के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला से क्या तात्पर्य है,
तो सभी प्राणी कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है ना। रोडॉफ विर्चाउ ने दिया था ओमनी सेलुलाई सेलुला स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड आप जानते ही हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, जीनोमिक डीएनए से अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलर डीएनए देन जीनोमिक, जीनोमिक डीएनए से छोटा डीएनए होता है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो 139 का ऑप्शन जो है वो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। देखो क्लेमाइडोमोनास वैसे आता है शैवाल के अंदर, और ई कोलाई जो है वो आपके क्या होता है, मोनेरा जगत के अंदर है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो यूकैरियोटिक है और एक कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों के अंदर सेम है अगर अपन कहें तो सेल वॉल, देखो सेल वॉल की बात करें प्रेजेंट है, लेकिन ई कोलाई की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और ये बनी होती है सेलुलोज की। क्लेमाइडोमोनास में कोश का झिल्ली दोनों में सेम है, फ्लूइड मोजेक मॉडल एप्लीकेबल होता है। राइबोसोम एक में 70S है और एक में 80S प्रकार का है। गुणसूत्र संगठन ई कोलाई के अंदर स्पष्ट रूप से गुणसूत्र संगठन नहीं होता, क्लेमाइडोमोनास में स्पष्ट रूप से गुणसूत्र संगठन पाया जाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आ गया इसका। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अंतः झिल्लिका तंत्र का हिस्सा नहीं माना गया है? गोल्जी बॉडी को माना गया है, पेरोक्सिसोम को नहीं माना गया, रसदानी को माना गया है और लाइसोसोम को भी माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, SER अक्सर किसके संश्लेषण, देखो लिपिड का संश्लेषण होता है, ग्लूकोज का नहीं है, प्रोटीन का RER करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अमीवा मौजूद संकुचनशील रिक्तिका का उपयोग, है ना, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो किसके काम में आता है? देखो इसमें इंगेशन के अंदर, लोकोमोशन के अंदर, देखो ऑस्मो रेगुलेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अंतःग्रहण, गति दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अंतःग्रहण के लिए तो सुडोपोडिया होते हैं, न कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रकणिका की आंतरिक झिल्ली आमतौर पर अत्यधिक जटिल होती है जो अंतर्वलन की एक श्रृंखला बनाती है। तो बात हो रही किसकी? क्रिस्टी की बात हो रही है। इस तरीके से अंतर्वलन के रूप में क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्रकणिका की आधात्री में, आधात्री में क्या पाया जाएगा? तो आधात्री में देखो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, फ्यू आरएनए होगा, मॉलिक्यूल राइबोसोम, बिल्कुल सही है। एंजाइम क्रेब्स साइक्लिक ग्लाइकोलाइसिस वो साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए आरएनए एंजाइम लाइट रिएक्शन ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑक्सीसोम एंजाइम ईटीएस डीएनए मॉलिक्यूल ये पाए जाते हैं लेकिन इनर मेम्ब्रेन से संबंधित है, क्योंकि ऑक्सीसोम इनर मेम्ब्रेन का भाग हो गया। F1 F0 F1 पार्टिकल, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन मदद करता है, देखो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रोवाइड मोबिलिटी देता है, मेंटेन शेप ये भी करता है, मतलब चारों, मतलब फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। राइबोसोमल आरएनए सक्रिय रूप से संश्लेषित होता है। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, तो आपको पता है न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, केंद्रिका के अंदर होता है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए सक्रिय रूप से संश्लेषित होता है। राइबोसोमल आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज इन कहां पे होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें यहां पर, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल का देखें तो G1 S G2 और M, थर्ड ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये हो गया सही क्रम। नेक्स्ट, गलत युग्म, इंटरफेज एम फेज मियोसिस फर्स्ट, तो इंटरफेज ये मैच कर रहा है, एम फेज मेटाफेज मियोसिस फर्स्ट, डिप्लोटीन ये गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि मियोसिस सेकंड बोल दो या फिर माइटोसिस बोल दो एक ही बात है। 150 नंबर, अर्धसूत्रीय विभाजन में इन मियोसिस, है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस बट डीएनए रेप्लिकेट ओनली वन, बिल्कुल सही बात है। मियोसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस एंड डीएनए रेप्लिकेशन ट्वाइस गलत है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वंस एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज आल्सो वन, ये भी गलत हो गया। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस वंस एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ट्वाइस, ये भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। केंद्रक का 2 बार विभाजन होता है लेकिन डीएनए केवल 1 बार प्रतिकृति करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है समसूत्र विभाजन होता है माइटोसिस अक्करिन। तो माइटोसिस किसमें होता है भाई? माइटोसिस होता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर, दोनों के अंदर होता है, मतलब थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ये कहना केवल गलत है। नेक्स्ट है मानव कोश का लगभग हर 24 घंटे में एक बार विभाजित होती है। बिल्कुल सही बात है। कोश का चक्र की अवधि प्रत्येक जीव में समान होती है, ये गलत है। कोश का चक्र की अवधि प्रत्येक जीव में समान होती है, ये गलत है। मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, पश्चावस्था के दौरान केंद्रिका गोल्जी का पुनर्गठन होता है। ये पश्चावस्था में नहीं होता है, ये होता है कौन सा? अंत्यावस्था या टीलोफेज में। सेल प्लेट मध्य पट्टिका अग्रदूत होती है। सेल प्लेट इज द प्रीकर्सर ऑफ मिडिल लेमिला। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि सबसे पहले मिडिल लेमिला बनती है, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड सही हो गया, मतलब थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन का सबसे छोटा चरण कौन सा है? स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर एनाफेज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? चरण होता है, क्योंकि एनाफेज में क्या होगा? जो गुणसूत्र है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। बट जैसे प्रोफेज की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर होने में, न्यूक्लियोलस को डिसअपियर होने में, ईआर को डिसअपियर होने में टाइम लगेगा। और टीलोफेज की बात करें तो उसमें भी टाइम लगेगा। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेट पे क्या होंगे? अरेंज होंगे, इसलिए टाइम लगेगा। तारक केंद्र की प्रतिकृति एस प्रावस्था में होती है। तो एस प्रावस्था की अगर अपन बात करें तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, लेट टीलोफेज, इंटरफेज। तो इंटरफेज आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर, एस फेज में होता है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म में 100 माइक्रोस्पोर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कितने? आवश्यक अर्धसूत्री विभाजन, है ना। नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 माइक्रोस्पोर। 100 माइक्रोस्पोर। तो एक, आप जानते हो टेट्राड बनने के लिए एक मियोसिस होता है, तो इसका मतलब 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। तो 100 माइक्रोस्पोर पूछे है, तो 100 माइक्रोस्पोर के लिए सीधा सा लॉजिक है, 25 × 4 100 बन जाएंगे। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरिक अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है? देखो स्पोरिक जो है वो ऑल प्लांट एक्सेप्ट थेलोफाइटा। एनिमल में नहीं होता। थेलोफाइटा में इसलिए नहीं होता क्योंकि थेलोफाइटा के अंदर जो है वो आपके थेलोफाइटा की बात हो रही है किसकी? शैवाल की। अब शैवाल की अगर अपन यहाँ पे देखें तो हैप्लॉइड बॉडी होती है, और हैप्लॉइड बॉडी के अंदर जो है वो आपके जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? आपके गेमिट, या आगे का जो बॉडी फॉर्मेशन होता है वो है। थेलोफाइटा में, तो थेलोफाइटा को छोड़कर के सभी पादपों के अंदर है। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा स्पोरिक मियोसिस। बेसिकली जो है वो आपके थेलोफाइटा के सदस्यों में नहीं, शैवालों के अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक है। जबकि ब्रायोफाइटा में, क्योंकि आप ये भी देखो ना कि इसके अंदर जो थेलोफाइटा है उसके अंदर जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा? आपके स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो वो पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर। तो लेकिन इसमें आप ये देखो कि ब्रायोफाइटा के अंदर, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस हुआ, स्पोर बने। टेरिडोफाइटा की अगर अपन बात करें तो उसमें भी क्या बना? आपके स्पोर, मदर सेल से स्पोर बना, फिर उसका जर्मिनेशन प्रोथेलस बना। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी स्पोर बनते हैं, एंजियोस्पर्म में भी स्पोर बनते हैं। बट यहाँ पे जो है वो जाइगोट में क्या होता है? याद रखना, जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जनरेशन बनती है। लैक प्रचालक तंत्र में ट्रांस एसिटाइलेज को कूटलेखित, देखो इसके अंदर आपको पता है ZYA। Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, Y जो है वो परमीएज को, और A जो है वो आपके किसको? ट्रांस एसिटाइलेज को कूटलेखित करता है। तो इसका मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी सेकंड नहीं, इसके अंदर एक सेकंड, हाँ इसमें एक ही बात हो रही है ना, तो ZYA। तो इसके अंदर क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2006 में अंतिम मानव गुणसूत्र 159 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल गुणसूत्र फर्स्ट के लिए बोला गया है। किसके लिए? गुणसूत्र फर्स्ट के लिए बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है VNTR अनुसंगी DNA के एक वर्ग से संबंधित है जिसे कहा जाता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? देखो इसको अपन क्या बोलेंगे? मिनी सैटेलाइट। दो बनते हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के लिए बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। देखो एक्सोन पार्ट कौन सा है? एक्सोन पार्ट होता है कोडिंग। अब उस हिसाब से मैच कर लो आप, एक ही मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी देखते हैं, देखो
इंट्रोन जो है वो नॉन कोडिंग पार्ट है, बिल्कुल सही है। जेनेटिक कोड नीरेनबर्ग, कोहान, खुराना और मैथाई, 3 ने दिया था इसके बारे में, बिल्कुल सही। डीएनए पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम बनता है, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसलेशन एफिशिएंसी, अनुवादन दक्षता, यूटीआर, सिग्मा फैक्टर, टीआरएनए। अब इसमें आपको ये देखना है, एक मैच करते हैं अपन, देखो कॉमन कौन सा हो सकता है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए यूटीआर, यूटीआर का मतलब क्या होता है, जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, जो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन की क्या बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी। क्या बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। तो एफिशिएंसी के लिए तो यही बैठ रहा है इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन। अगर अपन और की भी देख लेते हैं, देखो स्ट्रक्चरल कैटालाइटिक एक्टिविटी, इसके अंदर बिल्कुल राइबोजाइम के नाम से जाना जाता है। और सिग्मा फैक्टर की बात करें, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही बात है। डी, टीआरएनए स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो काउंट किया जा सकता है, बिल्कुल सोल्यूबल होता है, इसीलिए सोल्यूबल बोला जाता है इसको। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है सेवेरो ओकावा एंजाइम, किससे संबंधित है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज से संबंधित दे रखा है। नेक्स्ट है कौन सा एक आरएनए से संबंधित नहीं है, तो आरएनए से संबंधित कौन सा नहीं है, ये आपको चेक करना है इसके अंदर 164 के अंदर। तो थाइमीन होता है डीएनए के अंदर, और आरएनए थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट डीएनए के विकुंडल कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो हेलिकेज का किया जाता है। रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा अच्छे से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में बहुरूपता उत्पन्न होती है, तो डीएनए में बहुरूपता किसके कारण से उत्पन्न होती है, म्यूटेशन के कारण से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिजेल्सन स्टाल का प्रयोग जो है उसमें 80 मिनट तक, इसका मतलब मिजेल्सन स्टाल ने जो डीएनए लिया था वो कैसा था, N15 था, हेवी था। अब 80 मिनट तक करा रहे, तो अपन जान रहे हैं 80 मिनट तक के कितने बन जाएंगे, 16 बन गए, ठीक है, 16 डीएनए बन जाएंगे, 16 डीएनए बन जाएंगे। अब उसमें से आप ये मान के चलो 2 तो डीएनए से होंगे ही होंगे जिनके अंदर N15 और N14 रहेंगे, और 14 जो है 14 जो है वो रहेंगे जिसके अंदर हल्के रहेंगे, N14 रहेंगे। तो अगर आप इसका रेशो देखें तो 14 और 2, तो 14 तो क्या आ जाते हैं हल्के, और 2 क्या आ जाते हैं संकरित। तो इसका सिंप्लीफाई करें तो 7:1 आ जाता है, मतलब सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षे चेज के प्रयोग का देखो सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस था इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन के बाद में इसका जो है वो आपके ब्लेंडिंग किया, ब्लेंडिंग के बाद में इसका किया सेंट्रीफ्यूगेशन, फोर्थ ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर और देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 169, जीवाणु में अनुवादन एमआरएनए के पूर्णतः अनुलेखन के बहुत पहले प्रारंभ हो जाता है, पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, देखो इन बैक्टीरिया ट्रांसलेशन कैन बिगन मच बिफोर द एमआरएनए फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड, बिल्कुल सही है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, सह अनुलेखन और अनुवादन। और पॉलीसिस्टोनिक जीन आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ये देखना है कि ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, और इसीलिए देखो ऐसे स्टेटमेंट में आप दोनों को जोड़ के एक साथ पढ़ो, तब आपको पता लग जाएगा। अगर मैं पढ़ूं इसको, पॉलीसिस्टोनिक जीन प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, इसलिए जीवाणु में अनुवादन एमआरएनए के पूर्णतः अनुलेखन के बहुत पहले प्रारंभ हो जाता है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है इस स्टेटमेंट के। इसका मतलब यहां पर दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही तो है, लेकिन आर जो है वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है इसकी उपस्थिति के कारण आरएनए डीएनए से अधिक क्रियाशील या अस्थिर होता है। देखो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, और वो कारण क्या होता है कि इसके 2 नंबर कार्बन पर क्या पाया जाता है, OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर राइबोज शुगर होती है, OH ग्रुप ऑन सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर, ये डीएनए में होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर OH पाया जाएगा 1-2 नंबर कार्बन पे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर और को देखें ऑप्शन को, फॉस्फेट ग्रुप ये नहीं है और ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो कुछ डाटा है जो बिल्कुल आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो यहाँ पर आप ई कोलाई के अकॉर्डिंग देख लो, अगर मैच करें तो देखो ई कोलाई का ये होता है, मतलब यहाँ पर फोर्थ ये 2 आते हैं, चलो ठीक है। ह्यूमन का याद है,
ह्यूमन का देखो तो ह्यूमन के केस में भी सेम ही है भाई। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि कौन सा, तो आपको ये देखो डाटा जो है वो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे कि यहाँ पर जो लेमडा फेज है उसका होता है 48,502 बेस पेयर होता है, और ये इसका क्योंकि सिंगल है, ये याद रखना, ये डबल स्ट्रैंड हो गया लेमडा फेज, और ये क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ए का सेकंड हो गया और बी का फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटसन क्रिक प्रसाइड डीएनए का द्विरोजुकी मॉडल आधारित था। किस पे आधारित था भाई, एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा विल्किंस और फ्रैंकलिन पे आधारित था। ठीक है, चारगॉफ के एक्सरे नहीं था, चारगॉफ ने तो रूल बताया था कि भाई जितना प्यूरिन होता है उतना ही पिरामिडिन होता है, जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है, जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और आर टीआरएनए का एमिनो एसिडीकरण प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक प्रमुख मुख्य घटना है ना, ये बिल्कुल सही है। AUG, UAA, UAGR स्टॉप कोडॉन, देखो AUG स्टार्ट कोडॉन होता है इसलिए गलत हो गया, तो असर्शन क्या है, सही है, बट रीजन करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही सेकंड ऑप्शन है, कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन जो 50 एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोडित करता है, यदि 25वां कोडॉन UAU से UAA में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, मतलब 25वें नंबर पर UAU के स्थान पर UAA मतलब स्टॉप कोडॉन आ चुका, तो आपको पता ही है स्टॉप कोडॉन जैसे आएगा तो आगे एमिनो अम्ल नहीं बनेगा। इसका मतलब 25 एमिनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होगा, 50 एमिनो अम्ल है ना, तो 25वें नंबर पे आ गया, तो इसका मतलब 25 से पहले बनेगा 24 एमिनो अम्ल ही बनेंगे। 25वें पे तो क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया, इसलिए एमआरएनए अनुवादन इकाई में सम्मिलित है। देखो ट्रांसलेशन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, यूटीआर कोडिंग सीक्वेंसेस लोकेटेड बिटवीन द स्टार्ट कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सारे पॉइंट दे रखे जो एमआरएनए अनुवादन से संबंधित है, तो मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन। निम्न से कौन सा कथन बी डीएनए के द्विगुण संरचना के लिए गलत है, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित राइट हैंडेड, बिल्कुल सही है। 3.4 नैनोमीटर का एक पिच होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक घुमाव में 10 बेस पेयर होते हैं, बिल्कुल सही है। बोथ स्ट्रैंड आर एंटीपैरल एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल नहीं होते भाई, आइडेंटिकल होते तो इसका मतलब तो ए और ए ये होना चाहिए था, ए और ए, बट होता क्या है, ए और टी होता है, या सी, इस हिसाब से तो ये होना चाहिए था, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। नेक्स्ट, डीएनए का केवल एक रज्जु अनुलेखन के दौरान अनुलेखित किया जाता है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपीड इनटू आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही है। यदि डीएनए के कोडिंग रज्जु का अनुक्रम इतना है तो अनुलेखित एमआरएनए का अनुक्रम होगा, है ना। अब इसमें आप ये देखो, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर आप ये देखिएगा कि जैसे ये सीक्वेंस है तो इसके अकॉर्डिंग बस आपको करना क्या है, टी के स्थान पर क्या कर देना है, यू लगा देना है, और एज इट इज सेम चलेगा जहां जहां पर ये लो, जहां जहां पे ये, मतलब दोनों सही है, इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, संरचनात्मक जीन के 5 सिरे पर प्रतिवाग अपस्ट्रीम स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ आई डिफाइन कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज अबाउट स्टेटमेंट रिलेटेड, आरएनए पॉलीमरेज के लिए जुड़ाव स्थल है, कोडिंग तथा टेम्पलेट रज्जु को परिभाषित करता है। तो अब इनमें से कौन सा संबंधित है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा किसके लिए, प्रमोटर के लिए जाता है, क्योंकि अपस्ट्रीम दे रखा है ना, तो अपस्ट्रीम जो बेसिकली किसके लिए जाता है, प्रमोटर के लिए जाता है, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि प्रमोटर और टर्मिनेटर की स्थिति के आधार पर कोडिंग और नॉन कोडिंग टेम्पलेट और जो कोडिंग स्टैंड उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है, चारगॉफ नियम के अनुसार कौन सा विषम है, अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन इक्वल टू प्यूरिन, इट बेसिस ऑफ वाटसन पेयरिंग स्ट्रक्चर, बेस रेशियो ऑफ ए प्लस ऑलवेज कांस्टेंट 1 फॉर ईच स्पीसीज, ठीक है, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो अब इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा है, प्रत्येक जाति के लिए A+T G+C का क्षार अनुपात सदैव स्थिरांक 1 होता है, प्रत्येक जाति के लिए, बेसिस ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ईच स्पीसीज, हर एक जाति के लिए नहीं होता, एक पर्टिकुलर जाति के सदस्यों के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है,
तो यहाँ पर बेस रेशियो ऑफ ए प्लस टी और जी प्लस सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता भाई, ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है फॉर ईच स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुलेखन, आरएनए, स्प्लाइसिंग वगैरह कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो कितने न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, बात हो रही है किसकी, आपके यूकैरियोटिक, अंडरस्टूड है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म आ गए ना, और न्यूक्लियोप्लाज्म किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग भी होती है, आरएनए कैपिंग भी होती है, ट्रांसलेशन नहीं होता, साइटोप्लाज्म भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है, आरएनए टेलिंग भी होती है, अनुलेखन होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग होता है, आरएनए आच्छादन होता है, अनुवादन नहीं होता है, प्रतिलिपिकरण होता है और आरएनए पुंछन भी होता है। मतलब 1 2 3 4 और 5 फर्स्ट ऑप्शन है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, बट कभी कभार क्या होता है काउंट करने में भी मिस्टेक हो जाती है, और जल्दबाजी में 5 की जगह, मतलब फर्स्ट ऑप्शन की जगह सेकंड आ जाता है, या थर्ड या फोर्थ करके आ जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शांत होके, जब एग्जाम के अंदर आप जाओ, एग्जाम टेबल पे बैठो जब आप, तो आराम से बिल्कुल ध्यान से इसको समझा करो, है ना। क्योंकि फैक्ट तो यही है, देखो जितना क्वेश्चन आपको हार्ड लैंग्वेज में लगता है उसका आंसर उतना ही क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।